एक जमाने की बात है। एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कुरैशी राज्य था। वहां का राजा रायन कुरैशी बहुत अमीर और ताकतवर राजा था। उसके पास बहुत सारे महल थे, बहुत सारी जमीनें थीं और पूरे राज्य में उसका हुक्म चलता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो बहुत सख्त मिजाज का था। जब वो कुछ कहता था तो सब उसकी बात मानते थे। कोई उसके सामने मुंह नहीं खोलता था। रायन का कोई परिवार नहीं था, न माँ, न बाप, न कोई भाई बहन। वो बिल्कुल अकेला था। बस उसके महल में काम करने वाले नौकर चाकर थे, जिन्हें वो अपना परिवार मानता था। लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं एक खालीपन था जो कभी भरता नहीं था। एक शाम की बात है। सूरज ढलने वाला था। रायन अपने महल की बड़ी छत पर खड़ा था। वो चुपचाप नीचे बगीचे को देख रहा था। तभी उसकी नजर बगीचे के एक कोने में गई। वहां एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे। वो कोई किताब पढ़ रही थी। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन वो बहुत सुंदर लग रही थी। रायन कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने एक नौकर को बुलाया। नौकर का नाम था करमदीन। करमदीन महल का चौकीदार था। रायन ने पूछा कि नीचे बगीचे में जो लड़की बैठी है वो कौन है। उसने आज तक उस लड़की को महल में नहीं देखा था। करमदीन ने बताया कि वो एहसान की बेटी है। एहसान रायन के घोड़ों की देखभाल करता था। लड़की का नाम अबीर था। वो अपने बाप के साथ नौकरों के घर में रहती थी। वो अपने गांव से आई थी और कोई काम ढूंढ रही थी। करमदीन ने बताया कि अबीर बहुत अच्छी लड़की है। वो बहुत इज्जतदार है और कभी कभी सबके लिए खाना भी बनाती है। रायन के मन में उस लड़की को देखने की इच्छा जागी। उसने करमदीन से कहा कि उस लड़की को उसके कमरे में भेजे। करमदीन ने कहा कि जैसा हुकूर कहें। रायन अपने कमरे में जाकर इंतजार करने लगा। कमरा बहुत बड़ा और शाही था। दीवारों पर सुंदर कपड़े लटके हुए थे। फर्श पर मुलायम गलीचे बिछे थे। कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रायन ने कहा कि अंदर आओ, लेकिन अंदर वो लड़की नहीं आई, बल्कि करमदीन आया। वो डरा हुआ लग रहा था। रायन ने गुस्से से पूछा कि वो लड़की कहाँ है। उसने तो लड़की को बुलाया था ना कि करमदीन को। करमदीन ने डरते हुए बताया कि वो लड़की आने से मना कर रही है। उसने कहा कि वो किसी अजनबी आदमी के कमरे में नहीं जाएगी। उसने कहा कि वो यहाँ नौकर नहीं है, उसके बाप हैं। अगर कोई काम है तो उनसे कहा जाए। रायन को बहुत गुस्सा आया। आज तक किसी ने उसे मना नहीं किया था और एक साधारण नौकर की बेटी उसके हुक्म को ठुकरा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी इज्जत पर हाथ उठा दिया हो। रायन गुस्से से बोला कि वो लड़की कौन होती है उसे मना करने वाली। वो उसके महल में रह रही है और उसके हुक्म की नाफरमानी कर रही है। करमदीन ने समझाने की कोशिश की कि वो लड़की बहुत इज्जतदार है, उसका मतलब बुरा नहीं था, लेकिन रायन ने एक न सुनी। रायन बोला कि अगर वो लड़की नहीं आएगी तो वो खुद जाएगा। आज तक किसी ने उसे मना नहीं किया है। वो उस लड़की को दिखाएगा कि रायन कुरैशी कौन है। रायन तेज कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर नीचे बगीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसके अंदर गुस्सा जल रहा था। नौकरों के घर के पास एक छोटा सा कमरा था। वहां हल्की धूप आ रही थी। अबीर शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बांध रही थी। उसके बाल बहुत लंबे और घने थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। बिना दस्तक दिए रायन कुरैशी अंदर आ गया। अबीर चौंक गई। उसने शीशे में उसे देखा और जल्दी से पलटी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और घबराई हुई आवाज में बोली कि उसे शर्म नहीं आती किसी लड़की के कमरे में बिना इजाजत आते हुए। वो कौन है जो उसकी इजाजत के बिना अंदर आया है। रायन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया। वो सख्त लहजे में बोला कि क्या उसे पता है वो किससे बात कर रही है। वो इस महल का मालिक है। यहाँ की हर चीज उसके हुक्म से चलती है और वो एक नौकर की बेटी होकर उससे इस तरह बात कर रही है। अबीर ने डर के बावजूद हिम्मत से कहा कि हाँ, वो मालिक है, लेकिन उसके पास किसी की इज्जत रौंदने का हक नहीं है। सबसे पहले तो वो उसके कमरे से बाहर जाए। वो उसके बुलाने पर इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसकी नीयत उसे ठीक नहीं लगी। इस तरह किसी भी नौकर को अपने कमरे में बुलाना गलत है। रायन का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोला कि वो अपनी जुबान संभाल कर बात करे। क्या उसे पता है वो कौन है? वो रायन कुरैशी है, कुरैशी खानदान का इकलौता वारिस। उसके बाप का मालिक है वो, और वो उससे इस तरह बात कर रही है। अबीर ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि हो सकता है वो उसके बाप का मालिक हो, लेकिन उसका नहीं। वो इंसान है, उसकी चीज नहीं, और वो किसी को ये हक नहीं देती
कि वो उस पर इस तरह हुक्म चलाए। इज्जत नाम से नहीं बनती बल्कि किरदार से बनती है। इसलिए बेहतर होगा वो अपना ये रौब किसी और पर दिखाए, क्योंकि वो अबीर एहसान है जो किसी के रौब में नहीं आती। रायन कुछ देर उसे चुपचाप देखता रहा। उसे हैरानी हो रही थी। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। फिर उसने कहा कि उसे तमीज नहीं है बात करने की। वो उसे दिखाएगा कि उसकी बात टालने का क्या अंजाम होता है। अबीर ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि अंजाम उसी का होता है जो गलती करे। उसने कोई गलती नहीं की, उसका आना ही गलत है। फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि यह उसका कमरा है, वो बाहर जाए। अगर वो नहीं जाएगा तो वो खुद चली जाएगी। वो किसी बेगाने आदमी के साथ एक छत के नीचे खड़ी नहीं रह सकती। रायन के होंठ गुस्से से भींच गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसे खुलेआम चुनौती दे दी हो। उसने कहा कि वो उसे नौकर बनाकर रखेगा, वो उसे तमीज सिखाएगा। अबीर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने कहा कि धमकियां उन पर असर करती हैं जिन्हें अपने हक पर शक हो। वो न झुकी है न झुकेगी। अगर ताकत दिखानी है तो बाहर दुनिया में दिखाए, यहां एक कमजोर लड़की पर नहीं। रायन की मुट्ठी गुस्से से भींच गई, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। वो बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। बाहर से बर्तनों की आवाज आ रही थी। अबीर ने शांत लहजे में आखिरी बात कही कि अगर उसका गुस्सा खत्म हो गया हो तो दरवाजा वहीं है, वो जा सकता है। रायन के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर भी वो कुछ कहे बिना पलटा, दरवाजे तक पहुंचा और रुककर पीछे देखा। वो अब भी अपनी जगह खड़ी थी, दुपट्टा संभाले हुए, लेकिन चेहरे पर वही इज्जत, वही भरोसा। रायन दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गया। उसके कदमों की तेजी बता रही थी कि आज पहली बार किसी ने रायन कुरैशी को बातों से हरा दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रायन कुरैशी के दिमाग में क्या चल रहा था। रात का सन्नाटा फैल चुका था। बगीचे की घास पर ओस की बूंदें चमकने लगी थीं। नौकरों के घर में हल्की रोशनी जल रही थी। अबीर जमीन पर बैठी थी। सामने एक प्याली में चाय ठंडी हो रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। एहसान साहब हांफते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर परेशानी और गुस्से की मिलीजुली झलक थी। एहसान साहब ने पूछा कि ये उसने क्या किया है। उनकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। अबीर चौंक कर खड़ी हो गई। उसने पूछा कि क्या हुआ। एहसान साहब ने बताया कि करमदीन ने कहा है कि उसने राजा साहब से बदतमीजी की है। क्या उसे पता है वो कैसे गुस्से वाले इंसान हैं? अगर वो नाराज हो गए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अबीर ने शांत लेकिन दुखी आवाज में कहा कि उसने कोई बदतमीजी नहीं की, बस अपनी इज्जत की बात की थी। एहसान साहब ने कहा कि ये उनके महल की बात है, यहां उनकी नहीं चलती। क्या उसे पता है वो कैसे मिजाज के हैं? एक शब्द पर आदमी की दुनिया बदल देते हैं। अगर उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया तो वो कहां जाएंगे? अबीर ने धीरे से कहा कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। अगर उन्होंने निकाल दिया तो कहीं और रोजी मिल जाएगी। एहसान साहब ने बेबसी से सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि उसे दुनिया का तजुर्बा नहीं है। अल्लाह की जात पर यकीन है, लेकिन इंसानों के जुल्म से डर लगता है। वो लोग ताकतवर हैं। अगर उन्होंने नाराजगी रख ली तो उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। रायन कुरैशी की बात सिर्फ इस महल तक नहीं रहती, पूरे राज्य तक जाती है। अबीर ने नजरें नीची कर ली। उसने कहा कि वो क्या करती। वो उसके कमरे में बिना इजाजत आ गए थे। वो उनसे कह रही थी कि वो जाए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। वो घबरा गई, इसलिए जरा ऊंची आवाज में बोल गई। एहसान साहब ने मायूसी से सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उसे क्या जरूरत थी आवाज ऊंची करने की। उसे चुपचाप कमरे से निकल जाना चाहिए था। क्या उसे अंदाजा भी है उसने किसे चुनौती दी है? अबीर ने थके हुए लहजे में कहा कि इज्जत का सवाल था। अगर वो वहां से निकल जाती तो अपनी ही नजरों में गिर जाती। एहसान साहब ने मेज पर हाथ मारा। उन्होंने कहा कि उसने बेवजह मौत को दावत दी है। वो लोग किसी का इनकार बर्दाश्त नहीं करते। उसकी ये जिद उन्हें सड़क पर ला देगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। करमदीन अंदर आया। उसकी सांस फूली हुई थी, चेहरे पर घबराहट थी। करमदीन ने कहा कि राजा साहब ने एहसान साहब को फौरन अपने कमरे में बुलाया है। कहते हैं अभी के अभी आए। एहसान साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा कि ठीक है, वो जा रहे हैं। करमदीन ने सिर झुकाकर इजाजत ली और चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो एहसान साहब ने थके हुए अंदाज में अपनी बेटी की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि यही तो वो कह रहे थे। अब पता नहीं वो उनके साथ क्या करने वाले हैं। अबीर तड़प कर बोली कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो फिक्र ना करें,
अगर जरूरत पड़ी तो वो सब कुछ समझा देगी। एहसान साहब ने सख्त लहजे में कहा कि नहीं, वो कुछ नहीं कहेगी, वो खुद बात करेंगे। वो बस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो वो जवाब देंगे। उसके मुंह से निकला एक शब्द उनके बरसों की मेहनत मिटा देगा। अबीर खामोश खड़ी थी, नजरें जमीन पर। एहसान साहब ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अच्छी हो, लेकिन ये दुनिया अच्छी नहीं है। यहां सच बोलने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जाते जाते रुककर बोले कि अगर वो देर तक नहीं आए तो करमदीन से पूछ लेना कि उन्हें कहां बुलाया गया है। दरवाजा बंद हुआ। अबीर की आंखों से आंसू चुपके से बह निकले। दूसरी तरफ रायन कुरैशी के कमरे में रात की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर सलीखे से लगी तस्वीरें, बड़े पर्दों के पीछे से आती हल्की खुशबू, सब कुछ उसके मिजाज की तरह मजबूत लग रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रायन ने नजर उठाए बिना कहा कि आओ। दरवाजा धीरे से खुला। एहसान साहब झुके हुए हाथ जोड़कर अंदर आए। उन्होंने धीरे से सलाम किया। रायन ने जवाब दिया और बैठने को कहा। एहसान साहब झिझकते हुए जमीन पर बैठ गए, हाथ घुटनों पर नजरें झुकी हुई। कमरे में कुछ पल की खामोशी रही। फिर रायन ने गहरा सांस लिया और सख्त लहजे में कहा कि एहसान, उनकी हिम्मत कैसे हुई उनकी इजाजत के बिना अपनी बेटी को यहां लाने की, और ऊपर से वो उससे बदतमीजी कर रही है। ये तरबियत दी है उन्होंने अपनी बेटी को। एहसान साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा कि कसूर उनका है। उन्होंने सोचा कि बेटी काम की तलाश में थी तो अपने साथ ले आए, लेकिन यकीन करें उसका इरादा बुरा नहीं था। रायन ने बीच में बात काट दी। उसने कहा कि बस क्या जुबान चला रही थी उसके सामने। क्या उन्हें पता है वो किससे बात कर रहे हैं? अगर वो चाहे तो अभी के अभी उन्हें इस महल से निकाल सकता है और उन्हें कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी। एहसान साहब घबराकर उसके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि माफ कर दें, ऐसी गुस्ताखी दोबारा नहीं होगी। वो खुद उसे समझा देंगे। अगर वो कहें तो अभी उसे यहां से वापस भेज देते हैं। वो दोबारा उनके सामने नहीं आएगी। रायन ने कुछ पल तक उन्हें यूं ही झुका रहने दिया, फिर ठंडे लहजे में कहा कि उठें। ये हरकतें उसे पसंद नहीं हैं। एहसान साहब कांपते हुए सीधे हुए। रायन ने पूछा कि लड़की ने पढ़ाई कहां तक की है? एहसान साहब ने बताया कि उसने बहुत पढ़ाई की है, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने अपनी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई पर लगा दी। चाहते थे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बस अब दुआ है कि उसे जल्दी कोई काम मिल जाए। रायन कुछ पल चुप रहा, जैसे किसी हिसाब में गुम हो। फिर उसने कहा कि ठीक है, कल उसे उनके कामकाज की जगह भेज दें। वो देखेगा कि वो वहां क्या कर सकती है। एहसान साहब ने हैरानी से चेहरा उठाया। रायन ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, उसे समझा देना कि वहां इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। जिस जगह पर उसका नाम जुड़ा है वहां बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं। एहसान साहब ने कहा कि वो उसे समझा देंगे, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। रायन ने कहा कि अच्छा है, अब जाई, और एहसान ये उनके लिए आखिरी मौका समझे। उनकी बेटी का बर्ताव अब उनकी जिम्मेदारी है। अगर दोबारा उसके सामने उसकी जुबान चली तो सिर्फ उनकी नहीं, उन दोनों की जगह सड़क पर होगी। एहसान साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें खुश रखे, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एहसान साहब ने विनम्रता से कहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा बंद होने के बाद रायन कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब एक हल्की सी उलझन थी। वो खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उस लड़की से झगड़े का ज्यादा असर उस पर क्यों हो गया था। क्या उसकी बातों का वकार था या कुछ और था जो उसे उसकी तरफ खींच रहा था? वरना वो कभी भी किसी इंसान में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता था। सुबह की नरम रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। नौकरों के घर में सन्नाटा था, बस चाय के बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। एहसान साहब ने जल्दी में कपड़े बदले। चेहरे पर रात की थकान बाकी थी। अबीर शीशे के सामने खड़ी थी, बाल बंधे हुए, सादा दुपट्टा ओढ़े, लेकिन चेहरे पर सख्त गुस्से का तनाव था। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो पलटी तो उसके लहजे में भरा हुआ गुस्सा साफ छलक रहा था। किसने कहा था उनसे कि उस आदमी से उसके लिए काम मांगे? वो उसके साथ एक पल भी नहीं बिता सकती। उसकी शक्ल तक उसे बुरी लगती है। एहसान साहब ने उसे शांत करते हुए कहा कि बेटी, उसे समझ नहीं है हालात की। जमाना इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। अबीर ने कहा कि हालात? उसने तन से हंसी। अगर रोजी सिर्फ ऐसे लोगों के सामने झुकने से मिलती है
तो ऐसी रोजी उसे नहीं चाहिए। वो जानती है वो किस लहजे में बात करता है, उसके चेहरे पर घमंड टपकता है। वो वहां जाकर क्या करेगी? हर दिन उसका हुक्म सुनती रहे। एहसान साहब ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि अबीर वो बुरा नहीं है, बस गुस्से का तेज है। असल में दिल का बुरा नहीं है, हर इंसान की फिक्र करता है। उसके पास रिश्ते नहीं हैं, इसलिए वो इतना सख्त है, वरना वो हर शख्स के साथ रहमदिली से पेश आता है। मानो या ना मानो, यहाँ काम करते हुए उन्हें 10 साल हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं आया जब उन्हें अपनी नौकरी की फिक्र हुई हो। कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो उसी ने मदद की। हर नौकर को वो अपनी फैमिली समझता है। कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, गुस्से का जरूर तेज है, लेकिन कभी किसी गरीब के साथ गलत नहीं किया। अबीर कुछ पल चुप रही, फिर सख्त लहजे में बोली कि चाहे बुरा ना भी हो तो वो घमंड में अंधा है। उसे उसकी निगाहों में देखने से भी घबराहट होती है। वो वहां नहीं जाएगी, ये उसका आखिरी फैसला है। एहसान साहब ने कुर्सी पर बैठते हुए माथे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि बेटी, वो यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। जब भी उन पर बुरा वक्त आया, रायान साहब ही ने सहारा दिया। जब वो बीमार थी और दवा के पैसे नहीं थे, तब भी उन्होंने मदद की थी। आज अगर वो उनकी बात ना माने तो नाशुक्री होगी। अबीर ने नजरें फेर लीं। उसने कहा कि मदद का मतलब ये नहीं कि वो अपनी इज्जत बेच दें। वो उनकी शुक्रगुजार जरूर है, लेकिन गुलाम नहीं। एहसान साहब का लहजा नरम हुआ, लेकिन आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं वो सही कह रही है, लेकिन दुनिया उसकी सच्चाई नहीं देखती, बस नतीजा देखती है। कल अगर वो नौकरी से गए तो उसके लिए क्या रह जाएगा? वो कहती है कि खाला के घर चली जाएगी। कितने दिन रखेंगी वो? उनके अपने मसले हैं, अपना घर परिवार है, उनके बेटे हैं। वो ऐसे कैसे बैटों वाले घर में उसे भेज दें? किसके सहारे? वो रुके, फिर बोले कि बेटी, तुम उनकी इज्जत हो, उसके खिलाफ वो कभी कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन मजबूरी है। आज अगर वो वहां नहीं गई तो वो अपनी आंखों से अपनी नौकरी जाती देखेंगे। अबीर के हाथ थरथर आए। उसने पूछा कि तो वो उस पर बोझ डाल रहे हैं? एहसान साहब ने कहा कि बोझ नहीं, वो उनकी आस है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो एक दिन अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। ये काम उसे किसी के सामने झुकने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए दिया जा रहा है। अबीर ने चुपचाप दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में लपेटा। उसने कहा कि लेकिन अगर वो फिर वही लहजा, वही रवैया अपनाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एहसान साहब धीरे से बोले कि वो उसके साथ वैसा नहीं करेगा। उन्होंने खुद उससे बात की है। उसने कहा है कि उसे भेज दें। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सोच थी। शायद उसने उसे परखा हो। अबीर ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा कि शायद वो उसकी परीक्षा में फेल हो चुकी है। एहसान साहब ने खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी सच्चाई ने उसे चुप कर दिया है। अब वक्त है कि वो अपना हुनर दिखाए। उसने बहुत पढ़ाई की है, पढ़ाई उसका असली खजाना है। एक मौका दे खुद को। वो खामोश रही, चाय का प्याला थामकर धीरे से बोली कि अगर वो वहां गई तो सिर्फ उनकी खातिर, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो वो वापस आ जाएगी। वो उसकी गुलामी नहीं करेगी। एहसान साहब के चेहरे पर सुकून आया। उन्होंने कहा कि बस यही चाहिए था, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। कमरे में हल्की हवा आई। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर आंगन में करमदीन घोड़े को साफ कर रहा था। एहसान साहब ने आहिस्ता से कहा कि चलो बेटी, देर ना हो जाए। कुरैशी राज्य के व्यापार की जगह का रास्ता लंबा है। अबीर ने दुपट्टा ठीक किया। चेहरा गंभीर, लेकिन आंखों में एक अनजान डर था। बाप बेटी दरवाजे से निकले। एक तरफ बाप का भरोसा, दूसरी तरफ बेटी की अना, और दोनों के बीच वो सुबह जो शायद उनकी जिंदगी बदलने जा रही थी। कुरैशी व्यापार की इमारत अपने बड़े दरवाजों और महंगी खामोशी के साथ किसी किले जैसी लग रही थी। अबीर को वहां बैठे 2 घंटे हो चुके थे। इंतजार की जगह में लगे खुशबूदार पौधे, दीवारों पर लगी कंपनी की कामयाबी की तस्वीरें और आसपास के व्यस्त चेहरे सब उसे एहसास दिला रहे थे कि यहाँ वक्त भी हैसियत के हिसाब से चलता है। आखिरकार एक नौकर ने नरमी से कहा कि राजा साहब, रायान उसे बुला रहे हैं। अबीर ने गहरी सांस ली, दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे के सामने जाकर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आने वाली आवाज में एक सख्त हुक्म का असर था। उसने कहा कि अंदर आओ। कमरा बहुत बड़ा लेकिन ठंडा था। सामने बड़ी खिड़की के पार पूरा राज्य दिख रहा था, लेकिन रायान की निगाहें कागजों पर जमी थीं। वो ग्रे रंग के शाही कुर्ते में कुर्सी के पीछे झुककर बैठा था, चेहरा सख्त और आंखें तेज, जैसे सवाल करने से पहले ही जवाब जानती हों। अबीर ने अदब से सलाम किया। रायान बिना नजर उठाए बोला और जवाब दिया।
वो धीरे से कुर्सी पर बैठने लगी थी कि अचानक रायान ने नजर उठाकर ठंडे लहजे में कहा कि क्या उसने उसे बैठने की इजाजत दी थी। अबीर के हाथ अपने आप कुर्सी के हत्थे पर जम गए। उसने खुद को संभाला। आंखों में एक पल को गुस्सा चमका, लेकिन तुरंत नजरें झुका लीं और चुपचाप खड़ी हो गई। रायान ने पल भर उसे देखा, जैसे उसकी रूह तक झांक रहा हो। उसने कहा कि उसके बाप ने बताया था कि वो बहुत काबिल है, देखते हैं कितना सच है। वो कागज पलटते हुए बोला कि तो मिस अबीर, उसने बहुत पढ़ाई की है। अबीर ने कहा कि जी हुजूर। रायान ने पूछा कि उसके ख्याल में व्यापार का सबसे बड़ा मसला क्या है। अबीर ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया कि हुजूर, नाप से ज्यादा भरोसे का मसला है। लोग पैकिंग पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन स्वाद में बदलाव होता रहता है। जो व्यापार स्थिरता रखे वही बाजार में आगे रहता है। रायान ने हल्की सी भौं उठाई। उसने कहा कि दिलचस्प। आमतौर पर लोग कीमत या नाम की बात करते हैं, उसने भरोसा कहा। अबीर ने कहा कि हुजूर, क्योंकि नाम बनने से पहले भरोसा जीतना पड़ता है। रायान ने ठंडी मुस्कान दी। उसने कहा कि जबरदस्त बात है, लेकिन यहाँ बातें सुनने नहीं, काम करने के लिए लोग रखे जाते हैं। अबीर ने साफ आवाज से कहा कि काम के मैदान में उसकी बात ही उसका हथियार है। रायान के चेहरे पर हल्का सा तंज उभरा। उसने कहा कि काफी भरोसा है उसमें, उम्मीद है ये यहाँ के उसूलों से बड़ा नहीं होगा। अबीर ने कहा कि भरोसा कभी उसूल तोड़ने नहीं देता। रायन पल भर उसे घूरता रहा, फिर कागज बंद करके कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखा। उसने कहा कि तनख्वाह उसके लिए 300 चांदी के सिक्के से शुरू होगी। अबीर ने कहा कि वो सहमत है। रायन हल्के से हंसते हुए बोला कि इतनी जल्दी, बिना सोचे समझे, लोग तो लंबी बहस करते हैं। अबीर ने कहा कि वो बहस तब करती है जब सामने वाले की नीयत पर शक हो। रायान की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। उसने कहा कि वो ये कहना चाह रही है कि उसे शक नहीं होना चाहिए। अबीर ने कहा कि वो सिर्फ ये कह रही है कि उसका काम उसे खुद यकीन दिलाएगा। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। रायान ने धीरे से कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि वो कल से शुरू कर सकती है। और हाँ, वो ठहर कर बोला, यहां इजाजत मांगे बिना कोई कदम नहीं उठाया जाता और उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं की जाती। उसकी एक आवाज पर उसके सामने होना होता है। जो शख्स उसकी नाफरमानी करेगा, उसके साथ वो बहुत बुरा पेश आता है। ये व्यापार उसका है, यहां उसके उसूल चलते हैं। अगर यहां काम करना है तो उसके बनाए हुए नियमों के मुताबिक ही करना होगा। अबीर ने नजरें उठाकर कहा कि जैसी उनकी मर्जी। उसे खुद पर भरोसा था कि वो कभी गलती नहीं करेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यहां काम करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रायन ने कहा, और कोशिश कीजिए कि जज्बात को यहां की दहलीज के बाहर छोड़ आए। यहां काम की जुबान बोली जाती है, जिद की नहीं। और जो शख्स उसकी बात को रद्द करके अपनी बात को अहमियत देता है, उसके साथ वो बिल्कुल भी नरमी नहीं रखता। अबीर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली कि जी, लेकिन कभी कभी जिद ही काम की बुनियाद बनती है। अबीर एहसान भी वही थी। आज तक वो किसी के सामने झुकी नहीं थी। अपना मुद्दा रखना वो जरूरी समझती थी। कभी भी वो इंसान की हैसियत देखकर बात नहीं करती थी। ये उसका सबसे पसंदीदा शौक था। रायन के चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान उभरी। उसने कहा कि शायद देखते हैं उसकी जिद कितनी देर ठहरती है। अबीर ने चुपचाप सिर हिलाया, सलाम किया और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो रायन कुर्सी के पीछे टिक कर बोला कि दिलचस्प लड़की है, शायद बाप की सिफारिश के बावजूद अपनी जगह खुद बनाना चाहती है। और बाहर राहदारी में चलती अबीर ने धीरे से खुद से कहा कि यह काम नहीं, जंग शुरू हुई है। अगर उसके बाप की नौकरी का सवाल ना होता तो किसी कीमत पर यहां काम नहीं करती। पता नहीं किस इंसान से उसका पाला पड़ा है। रात का सन्नाटा महल के चारों तरफ फैल चुका था। रायन का घोड़ा एक झटके से रुका। वो घोड़े से उतरा तो हवा में हल्की सी खुशबू घुल गई, लेकिन अगले ही पल उसने एक नरम खिलखिलाहट सुनी, मासूम बेख्याल, जैसे किसी लम्हे की चोरी की हुई हंसी हो। उसने गर्दन मोड़ी तो रोशनी की हल्की झलक में अबीर नजर आई। लंबे दुपट्टे के बिना सादा कपड़ों में अपने बाप के साथ नौकरों के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वो किसी को कुछ दिखा रही थी और हंस रही थी। रायान के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों उस लड़की में एक अजीब सी कशिश थी। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। करीब पहुंचकर उसने गला साफ किया। आवाज इतनी भारी थी कि दोनों चौंक गए। एहसान साहब ने तुरंत झुककर सलाम किया, जबकि अबीर ने सीधी खड़ी होकर नजरें झुका लीं। वो ऐसे इंसान को सलाम करना भी जरूरी नहीं समझती थी। उस वक्त वो उसे किसी जहर की तरह लग रहा था जो उन बाप बेटी के बीच खड़ा हो गया था।
रायान ने ठंडे लहजे में कहा कि उसे तमीज नहीं है सलाम करने की। उसका सलाम ना करना उसे अंदर तक चुभ गया था। अबीर ने नजरें उठाकर देखा। चेहरे पर किसी डर का नामो निशान नहीं था। उसने कहा कि सलाम उन पर भेजा जाता है जिनसे रिश्ता हो, और वो बेगाने के साथ रिश्तेदारी नहीं रखना चाहती और ना ही सलाम करना चाहती है। रायन उसे यूं ही जाने दे, ऐसा कैसे मुमकिन था? एहसान साहब घबरा गए। उन्होंने कहा कि अबीर ये क्या बातें कर रही हैं? सलाम करो बेटी। वो अपनी बेटी के मिजाज से वाकिफ थे, लेकिन सामने वाला नहीं था, इसलिए वो उसे काबू में रखना चाहते थे, जो हमेशा उसके सामने अपना होश खो देती थी और जो मुंह में आता था बोल देती थी। अबीर अपनी जगह पर डटी रही। उसने कहा ना, नहीं करना सलाम। मेरे रब ने बेगाने से सलाम करना जरूरी नहीं किया, तो आप भी उस पर जोर मत डालिए। वो अंदर जाने को मुड़ी थी। रायन के चेहरे पर सख्ती उतर आई। उसने कहा कि एहसान अगर ये अंदर गई ना, तो वो कल सुबह से इस महल से बाहर होंगे। रायन को वो लड़की बेवजह जिद दिलाती थी। जब से वो आई थी, एहसान पहला नौकर था जिसे बार बार उसकी वजह से जलील होना पड़ रहा था। एहसान साहब का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत अबीर का हाथ पकड़ लिया। आंखों में इल्तिजा थी। उन्होंने कहा कि बेटी, एक बार उनकी बात मान लो। उन्हें अपनी नौकरी और अपने साहब दोनों बहुत अजीज थे। अबीर ने एक पल अपने बाप को देखा, फिर धीरे से सिर झुकाकर ठहर गई, लेकिन मुट्ठियां भींचना नहीं भूली थी। रायन ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब वो जाई एहसान, उसे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। एहसान साहब ने कहा कि जैसा हुजूर कहें, और वो धीरे से बोले और अंदर चले गए। रायन की नीयत और उसके हर अंदाज से वो वाकिफ थे, इसलिए अपनी बेटी के मामले में भी उस पर भरोसा कर गए। अबीर और रायन आमने सामने रह गए। खामोशी भारी थी, जैसे दीवारों पर भी कान उगाए हों। रायन बोला कि बहुत अकड़ है ना उसमें। याद रखना, एक दिन उसकी ये अकड़ तोड़कर रहेगा वो अभी उसे जानती नहीं है। अबीर के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन लहजा सख्त था। उसने कहा कि जिस दिन उसकी अकड़ टूटेगी ना, उस दिन वो खुद को खत्म कर देगी। अबीर, एहसान न कभी किसी के सामने झुकी है, न झुकेगी, और जिस दिन झुकी वो दिन उसकी आखिरी सांस का दिन होगा। और आगे से उसे मुखातिब करने की जुर्रत मत करना। उसकी जिंदगी में वो पहली ऐसी लड़की थी जो उससे उस लहजे में बात कर रही थी, वरना लड़कियां उसकी एक नजर करम की दीवानी होती थी। रायन की आंखों में एक पल के लिए हैरत चमकी। उसने कहा कि समझती क्या है खुद को? कहीं की हूर है या जमीन पर उतरी कोई खास मखलूक? बहुत पढ़ाई कर ली है तो क्या कोई तीर मार लिया है? वैसे गरीब लोग अगर जरा सी तालीम हासिल कर लें तो उनका दिमाग आसमान पर पहुंच जाता है। अबीर ने 2 कदम आगे बढ़कर निगाह उठाई और कहा कि और आपने बहुत पढ़ाई कर ली तो क्या आसमान हासिल कर लिया है? कम से कम उसने पढ़ाई करके तो तीर मार ही लिया है। लेकिन आप तो अब तक अपनी जात के खोल में ही फंसे हैं साहब। अपने खोल से बाहर आइए और दुनिया देखिए। आपके घमंड के बाद भी दुनिया आबाद है। रायन के जबड़े भिंच गए। उसने कहा कि जुबान बहुत चलती है, शायद उसे उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अबीर ने कहा कि उसकी औकात उसके काम तय करते हैं, उसके नाम नहीं। और अगर वो समझता है कि किसी को नीचा दिखाकर अपनी ऊंचाई नापी जा सकती है, तो शायद उसकी नापतौल ही गलत है। वो एक खोखला इंसान है जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है, खासकर औरतों से। रायन ने तंजिया हंसी छोड़ी। उसने कहा कि वाह क्या बात है, इतने बड़े बोल तो किसी व्यापारी ने भी नहीं मारे होंगे जितने वो मार लेती है। अबीर ने कहा कि आपके जैसे लोगों के लहजे में इंसानियत कम और घमंड ज्यादा झलकता है। बेहतर होगा अपने गिरेबान में झांक लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में आप तन्हा रह जाएं और आपके पास कोई भी ना हो। रायन ने एक लम्हा उसे देखा, फिर धीरे से बोला कि याद रखना, उसकी ये जुबान, ये लहजा एक दिन उसे बहुत महंगा पड़ेगा, और वो दिन वो जरूर लाएगा। वो पहली है जिसने उसकी गैरत, उसकी अन्ना, उसके वकार सबको ललकारा है। उसे इसका खमियाजा जरूर भुगतना होगा। अबीर ने कहा कि मुमकिन है, लेकिन सच्चाई का खमियाजा आज झूठ के गुस्से से कम ही होता है। रायन के होंठों पर एक तल्ख मुस्कान उभरी। उसने कहा कि उसका अंजाम उसे खुद बुलाएगा। अबीर ने कहा, और आपका घमंड आपको। दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे। हवा जैसे थम गई थी। फिर वो पलटी और अपने घर की तरफ बढ़ गई। रायन ने निगाहें हटाए बिना धीरे से कहा कि दिलचस्प है लेकिन खतरनाक भी। महल की रोशनी में उसका साया लंबा हो गया था, जैसे उसके अंदर का घमंड जमीन पर अपनी शक्ल बना रहा हो। 1 हफ्ते बाद दोपहर का वक्त था। कुरैशी व्यापार की इमारत में काम की रफ्तार अपने चरम पर थी।
मीटिंग के कमरे में रायान कुरैशी अपने खास शाही अंदाज में टीम को हिदायतें दे रहा था कि अचानक उसके हाथ में पकड़े रस का प्याला किसी के टकराने से डोल गया। ठंडा तरल तेजी से उसके सफेद कुर्ते पर बह गया। दाग गहरे लाल रंग के बन गए। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। रायान ने हल्के से नीचे का होंठ काटा, गुस्सा दबाया और छोटा सा बोला कि माफ करें। वो सीधा रसोई की तरफ बढ़ा। जूतों की आवाज फर्श पर एक मजबूत आवाज पैदा कर रही थी। अंदर दाखिल हुआ तो वहां अबीर मौजूद थी। हाथ में कागज और कलम पकड़े खाने की चीजों के नोट्स लिख रही थी। रोशनी में उसके चेहरे की मासूम सख्ती उभर रही थी। रायान के कदम रुक गए। एक पल के लिए वो उसे देखता रहा, फिर जैसे किसी जिद ने जन्म लिया, उसने कुर्ते के बटन खोले और एक झटके से उतारकर सीधा उसके चेहरे पर फेंक दी। उसने कहा कि धोकर दो। अबीर के हाथ झटके से रुके। चेहरे पर हैरानी और नाकामी के आसार थे। उसने कहा कि दिमाग दुरुस्त है उसका, ये क्या बदतमीजी है। उसने नापसंद से कुर्ता एक तरफ रख दिया। रायान के होंठों पर तंजिया मुस्कान आई। उसने कहा कि वो उसकी एक मामूली काम वाली, जो हुक्म दिया है उसका एहतराम करे। अबीर ने धीरे से सांस भरी, लेकिन आंखों में शोले उतर आए। उसने कहा कि वो यहां काम करने आई है, यहां की धोबन नहीं है जो उसके कपड़े धोए। अपना काम खुद करें या कोई धोबी रख लें, उससे ऐसे काम की उम्मीद आगे से मत रखें। रायन एक कदम आगे बढ़ा। लहजा झरीला हो गया। उसने कहा कि वो शायद भूल रही है कि वो किससे बात कर रही है। वो उसका मालिक है। अबीर ने मजबूती से कहा कि जी हां, इसीलिए तो उसकी इज्जत कर रही है। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो वो वहीं कुर्ता मुंह पर दे मारती। रायन की आंखों में गुस्से के लाल शोले भड़के। उसने कहा कि कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलती उसकी। अबीर का चेहरा तप गया, लेकिन लहजा थमा नहीं। उसने कहा कि हां, चलती है। उस जैसे लोगों के सामने फौरन चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि अबीर एहसान ने झुकना नहीं सीखा। रायन ने दांत पीसकर कहा कि वो उसे उसकी औकात याद दिलाएगा। अबीर ने कहा कि पहले अपनी औकात देख लीजिए। आप ताकतवर जरूर हैं, लेकिन इज्जत खरीदने का इख्तियार अभी किसी के पास नहीं आया। वो बोली और कागज बंद करके वहां से निकल गई। कदमों की आहट मजबूत और बेखौफ थी। दरवाजा बंद होने की आवाज हवा में गूंजती रही। रायान कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अजीब सा असर उभरा, गुस्सा आना और शायद एक चुभन भी। उसने मेज पर रखा प्याला उठाया, लेकिन हाथ की नसें तन गईं। वो बड़बड़ाया। आवाज भारी और टूटी हुई थी। उसने कहा कि उसे तो वो अपना बनाकर झुकाएगा। बहुत राग अलापती है ना बेगाने का। उसने सोचा कि एक दिन वो उसकी बीवी बनेगी, तभी वो झुकेगी। वो तेज कदमों से वापस अपने दफ्तर की तरफ बढ़ा, लेकिन अंदर कहीं कुछ हिल चुका था, जैसे किसी ने पहली बार उसके घमंड के दरवाजे पर दस्तक दी हो। 2 दिन बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात की खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। अबीर महल के दरवाजे पर पहुंची तो उसके दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती अंदर दाखिल हुई। एहसान साहब ने खामोशी से दरवाजा खोला और बैठक के कमरे की तरफ इशारा किया। उसे उसके बाप के जरिए बुलाया गया था। बैठक के कमरे में रायान इत्मीनान से सोफे पर बैठा था। सामने एक प्याले में पानी रखा था। उसने अंदर दाखिल होती उस लड़की पर निगाह डाली। हल्का सा तंजिया मुस्कुराया। उसने कहा कि अरे वाह, वो तो किसी बेगाने के बुलाने पर नहीं आती ना। आज क्या हुआ? उसके लहजे में तंज की हल्की आंच थी। अबीर खामोश खड़ी रही, निगाहें सीधी, चेहरा बेअसर। उसने कहा कि बोलिए, क्यों बुलाया है? रायन हंस दिया। उसने कहा कि आइए बैठिए, बात छोटी नहीं है। उसने हाथ के इशारे से सामने रखे कागज उसकी तरफ खिसकाए। उसने कहा कि ये देखिए, ये वही दस्तखत हैं जो उसने 2 दिन पहले किए थे। अचानक उसे याद आया, 2 दिन पहले एक आदमी ने आकर उससे काम पक्के होने के दस्तखत लिए थे। उसने कागज खोला, नजर दौड़ाई और शांत लहजे में बोली कि तो क्या करे, ये तो काम की पक्की का कागज था। आपके आदमी ने खुद कहा था। रायन जरा झुककर बोला कि नहीं, ये काम का कागज नहीं है। कमरे में एक पल को पूरी खामोशी छा गई। उसने कागज दोबारा उठाया, लिखा हुआ पढ़ा और अगले ही पल कागज जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा कि ये क्या बकवास है। उसने ये कैसा खेल खेला है उसके साथ? उसके लहजे में कंपती हुई नफरत थी। रायन हंसा, लेकिन अब उसके लहजे में घमंड की काट थी। उसने कहा कि खेल नहीं, हकीकत है। 2 दिन बाद उनका निकाह होगा। अगर उसने इनकार किया
तो उसे 50,000 सोने के सिक्के देने होंगे, और अगर ना दे सकी तो उसके बाप साहब कैद में होंगे। अबीर लगभग चीख पड़ी। उसने कहा कि क्या वो ये सब कैसे कर सकता है? रायन ने कहा कि कानूनी तौर पर सब ठीक है। उसने खुद दस्तखत की हैं। उसके आंसू गालों पर बहने लगे। उसने कहा कि वो मर जाना पसंद करेगी, लेकिन उस जैसे इंसान से निकाह नहीं। रायन जरा आगे झुका, निगाहों में सख्ती। उसने कहा कि उसका मसला क्या है, उसने उसका बिगाड़ा क्या है, उसे इतनी तकलीफ क्यों है उससे, उसके अंदर ये जिद किस बात की है? अबीर तल्खी से बोली कि क्योंकि वो घमंड में अंधा है, वो समझता है कि हर इंसान खरीदने के काबिल है। रायन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान झर से भी ज्यादा तीखी थी। उसने कहा कि घमंड नहीं, हकीकत का एहसास है। उसका बाप उसके यहाँ काम करता है। एक शिकायत पर सब कुछ खत्म हो सकता है, सोच ले। मौलवी साहब रास्ते में हैं। अबीर खामोश हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। आंसुओं की लकीर पोंछते हुए वो बमुश्किल बोली कि ठीक है, अगर यही चाहते हैं तो कर लीजिए निकाह, लेकिन याद रखिएगा आपने आज बहुत बुरा किया है, एक दिन आप पछताएंगे। रायन ने कहा कि पछताए? वो कभी नहीं पछताता। उसने झुककर जमीन पर गिरा हुआ कागज उठाया, उसकी मुड़ी हुई शीट को सीधा किया और उसे देखकर धीरे से बोला कि इंसान की किस्मत कभी कागज पर नहीं लिखी जाती, वो भूल रहा है। बैठक के कमरे की फिजा में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। थोड़ी देर बाद ही मौलवी साहब, एहसान साहब और गवाह आ गए थे। एहसान साहब ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह एक गरीब इंसान अमीर के सामने बेबस हो गया था। निकाह हो गया था। अबीर ना चाहते हुए भी उसकी बीवी बन गई थी। निकाह के बाद उसे रायान के कमरे में भेज दिया गया। कमरा हल्के अंधेरे में डूबा हुआ था। वो पलंग के किनारे बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें लाल, और दुपट्टे का किनारा उंगलियों में मरोड़ रही थी। निकाह सादगी से हुआ था। एहसान साहब की आंखों से बहते आंसू अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो लम्हा जब उन्होंने रायान के सामने हाथ जोड़े थे, उसके दिल पर दाग बन चुका था। कुछ लम्हे बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। रायान दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह भरोसे भरे कदमों से चलता हुआ आया, लेकिन आज उस भरोसे में एक अजनबी सा सुकून था। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जैसे अपनी फतह महसूस कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला कि तो कैसा लग रहा है अपने शौहर के साथ एक ही छत के नीचे खड़े होना। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान छुपी थी। अबीर निगाह झुकाए बैठी रही। कुछ लम्हों के बाद वो बोली कि आपने ऐसा क्यों किया? वो आपके लिए एक अजनबी थी, है भी। फिर क्यों? सिर्फ इसीलिए कि उसने आपकी बात नहीं मानी, या इसीलिए कि उसने हर बार आपको जवाब दिया? रायन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा कि नहीं, इसीलिए कि उसकी वो अकल, वो खुददारी जो उसकी जुबान से टपकती थी, उसे तोड़ना था। वो हर वक्त बेगाने का राग अलापती थी ना, आज वही बेगाना उसका शौहर है। अब देखते हैं उसकी अकल कहाँ जाती है। वो पलंग के पास आया, रुककर उसके दुपट्टे के किनारे पर हाथ रखा। उसने कहा कि आज उसकी सारी जिद खत्म कर देगा, उसकी निगाहें झुका देगा। अबीर चौंकी, लेकिन दुपट्टा खींचने की बजाय धीरे से बोली कि रायन कुरैशी, अगर आज उसने उसके वजूद को छुआ तो याद रखे, सुबह इस कमरे से उसके कफन का जुलूस निकलेगा। वो लम्हा हवा में जमी हुई सी हो गई। रायन का हाथ थम गया। वो रुक गया, जैसे उसकी बात ने भीतर तक धक्का दिया हो। अबीर रुलाती हुई बोली कि उसने अपनी जिंदगी अपने उसूलों के मुताबिक गुजारी है। उसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया और आज भी नहीं झुकाएगी, सिवाय उस हकीकत के जिसने उसे पैदा किया। अगर आज उसने उसकी रूह को रौंदने की कोशिश की तो समझ जाए, वो मर जाएगी, लेकिन उसके सामने नहीं झुकेगी। रायन खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कई रंग गुजर गए, गुस्सा, उलझन और आखिर में अजीब सी खामोशी। उसकी आंखों में वही पुरानी झलक नहीं रही। उसने गहरी सांस ली, हाथ वापस खींच लिया और धीरे से बोला कि उसे लगता है वो बस इतना ही जालिम है। उसके लहजे में तंज नहीं, थकान थी। अबीर कुछ न बोली, बस आंखों से गिरते आंसू गालों पर बह निकले। रायन ने निगाहें घुमाई और 2 कदम पीछे हट गया। उसने कहा कि वो जीत गई, जैसे हमेशा जीतती है। वो मुड़ा, दरवाजे तक गया, लेकिन रुक गया। उसने कहा कि पता है, उसके इनकार में भी अजीब सी ताकत है। शायद इसीलिए उससे नफरत नहीं कर सका, बस समझ नहीं पाया। यह कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जीत कर भी हारा हुआ। कमरे में कुछ पल के लिए पूर्ण खामोशी छा गई। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते ही आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे, फिर सिर उठाकर आसमान की ओर देखा।
उसने कहा कि अल्लाह, अगर सब्र की परीक्षा यही है तो उसे हमेशा मजबूत रखना। बाहर ठंडी हवा तेज हो चली थी, जैसे आसमान भी उस रात की बेरहमी में उसके साथ रो रहा हो। समय तेजी से गुजर रहा था। 2 दिन बाद कमरे में अजीब सा तनाव था। पर्दे हल्की हवा से कांप रहे थे, लेकिन अंदर की हवा जैसे जम गई हो, मानो वहां सांस लेना रुक गया हो। अबीर बालकनी में खड़ी कोहनी से रेलिंग थामे चुपचाप नीचे बगीचे में फैले फूलों को देख रही थी, या शायद अपने बर्बाद सपनों को। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन दिल में चुभता एहसास ताजा था। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा एक झटके से खुला। रायन अंदर आया। कदमों की आहट भारी थी। वो सीधे बालकनी की तरफ बढ़ा और सख्ती से बोला कि यहां क्या कर रही है। अबीर धीरे मुड़ी। आंखों में नींद नहीं थी। उसने कहा कि अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही है। यहीं से तुमने उसे देखा था ना, जब वो दाहिनी तरफ बैठकर किताब पढ़ रही थी। बस अब देख रही है कि तुम्हारी नजर ने एक लड़की को किस अंजाम तक पहुंचा दिया। रायन का जबड़ा सख्त हो गया। उसने कहा कि उसे मजा आता है हर बात में झर घोलकर बोलने का। उसने उससे बस पूछा था कि यहां क्या कर रही है, इसमें कौन सा जुर्म है। अबीर तंज से मुस्कुराई। उसने कहा कि बता दिया ना, बर्बादी का तमाशा देख रही है, और उसके सामने इतने मासूम मत बनो। उसे और उसके खेल को वो जानती है। जो उसने किया है वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। रायन आगे बढ़ा। उसने कहा कि उसके कहने पर वो उसके करीब नहीं गया। उसकी आन की इज्जत की, उसकी अकड़ नहीं तोड़ी। फिर भी उसका यह रवैया, इतना घमंड, क्या समझती है खुद को। वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अबीर ने तड़क कर जवाब दिया। उसने कहा कि एक बात हमेशा याद रखें रायान कुरैशी, अगर एक चींटी का झुंड हाथी की सूंड में घुस जाए तो वही हाथी को खत्म कर देता है। इसलिए बेहतर है उससे दूर रहे, वरना उसकी यह अकड़ या घमंड सब जमीन बोसी हो जाएगा। रायान का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसके बाजू थाम ली। उसने कहा कि वो उसे गुस्सा क्यों दिलाती है, हर वक्त चुभती बातें क्यों करती है, ऐसा कौन सा गुनाह किया है उसने। अबीर ने झटका देकर बाजू छुड़ाते हुए कहा कि हाँ, गुनाह क्या किया है उसने। एक ऐसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की है जिसने उसे कभी बद्दुआ तक नहीं दी। उसने जबरदस्ती एक रिश्ता थोप दिया जिसमें इज्जत नहीं, सिर्फ उसका घमंड है। उसे लगता है कि एक निकाह के कागज से वो किसी की रूह के मालिक बन गए हैं। नहीं रायान कुरैशी, वो कभी किसी के मालिक नहीं बन सकते। वो तो अपने नफ्स के गुलाम हैं। रायन की आंखों में चमक अब चिंगारी बनकर जल उठी। उसने कहा कि बस कर दे अपनी बकवास। वो अपनी हैसियत भूल गई है। उसने उसे इज्जत दी, घर दिया, नाम दिया, और वो है कि जुबान दराजी पर उतर आई है। अबीर हंसी, लेकिन वो हंसी झर भरी थी। उसने कहा कि इज्जत, जो उसने किया है उसे इज्जत नहीं कहते। वो सौदा है, एक पिता के कमजोर लम्हे और एक बेटी के सपनों का सौदा। उसकी दौलत, उसकी ताकत सब बेमानी है जब इंसानियत खत्म हो जाए। वो मर्द नहीं, एक घमंडी खिलौना है जिसे इख्तियार का नशा चढ़ा हुआ है। रायन कुछ पल उसकी आंखों में घूरता रहा, फिर गुस्से से उसने हाथ में रखी चीज पर दे मारा। आवाज गूंजी। उसने कहा कि उससे बात करना बेकार है। वो औरत नहीं, एक जिद्दी पत्थर है। अबीर ने कहा, और वो मर्द नहीं, एक कायर है जो औरत को नीचा दिखाकर खुद को ताकतवर समझता है। रायन ने घूरकर उसे देखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा जोर से बंद हुआ। गूंज देर तक फैलती रही। अबीर बालकनी के सहारे ढेर हो गई। आंखों से आंसू बह निकले, हिचकियां बंद गई थीं। उसने कहा कि उसने चाहा भी नहीं था ये सब, बस सुकून चाहा था, और उसने वो भी छीन लिया। चांदनी बालकनी पर बिखरी थी, लेकिन उसकी आंखों का अंधेरा सब रोशनियों को निगल गया। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। पूरा महीना अपनी रफ्तार के मुताबिक बीत गया था। रात की स्याही चारों तरफ फैल चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। एक कोने में जलता मोमबत्ती दीवार पर लंबे साए बना रहा था। हवा में उदासी घुली हुई थी। अबीर कोने में जमीन पर बैठी थी, चेहरा दोनों हाथों में छुपाए। कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। सिसकियों की हल्की आवाज कमरे की खामोशी को काट रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। रायन अंदर आया। कुछ लम्हे दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा रहती थी, बस पछतावा और थकान थी। फिर वो धीरे कदमों से चलता हुआ उसके बराबर आकर बैठ गया। अबीर ने उसकी मौजूदगी महसूस की तो जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसने खामोशी से उसकी कलाई थाम ली। अबीर ने कहा कि छोड़े उसका हाथ। आंखें लाल थीं, आवाज टूट रही थी। रायन धीरे से बोला कि बस
एक बार उसकी बात सुन ले, फिर चाहे तो चली जाना। अबीर लम्हा भर को ठहरी, नजर झुकाई लेकिन हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी सांस भारी थी, दिल में तूफान उठ रहा था। वो खामोशी से बैठ गई। रायन ने नजरें झुकाई और धीमी आवाज में बोला। उसने कहा कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो वो महल के बाग में बैठी थी, चुपचाप किसी किताब में गुम। पता है, उस दिन उसे पहली बार लगा कि दिल भी धड़क सकता है। उसे देखकर दिल इतना जोर से धड़का था कि खुद पर काबू नहीं रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ था। उसने कहा कि उसे पहली नजर का इश्क हो गया था। अबीर, शायद यह लफ्ज उसे बनावटी लगे, लेकिन यह सच है। अबीर चुपचाप उसकी बात सुनती रही। आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे थे। रायन की आवाज भर आई। उसने कहा कि उसके पास कोई रिश्ता नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना बहन भाई। यहाँ जो कुछ लोग हैं, एहसान, आमिर, करमदीन, यही उसका परिवार है। उसने हमेशा इनकी कदर की, कभी किसी को सताया नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों उसके साथ वो खुद को खो बैठा। उसके सामने हर लम्हा उलझता रहा, शायद उसे दिखाने के लिए कि वो ताकतवर है, लेकिन असल में वो उससे प्रभावित था। उसकी जिद से, उसके सच से, उसकी गैरत से। रायन बिना रुके कहता गया। उसने कहा कि उसका इरादा था कि कभी किसी अमीर लड़की से शादी नहीं करेगा। चाहता था कि कोई गरीब हो, शादी मोहब्बत करने वाली, क्योंकि उसने सुना था कि मोहब्बत गरीबी में सच्ची होती है, दौलत में नहीं। लेकिन जब वो सामने आई तो लगा वो वही सच है, लेकिन वो उस सच को पहचान नहीं पाया। उसे जख्मी कर दिया। अबीर ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में नमी थी लेकिन लहजा सख्त। उसने पूछा कि फिर क्यों किया उसने ऐसा? उसे इतना अधिकार किसने दिया कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे? उसने उसे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा, उसकी रजा के बिना। उसे लगा यह मोहब्बत है। रायन ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि नहीं, वो मोहब्बत नहीं थी, वो जिद थी, पागलपन था। वो उसे अपने सामने झुकाना चाहता था। लेकिन जब उसने उस रात कहा था कि अगर उसने उसे छुआ तो वो अपनी जान ले लेगी, अल्लाह की कसम, उस लम्हे उसका दिल कांप गया था। लगा अगर उसे कुछ हुआ तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो रुक गया। उसे हाथ नहीं लगाया। उसने खुद को पीछे कर लिया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। रायन सिर झुकाए बोला। उसने कहा कि वो माफी मांगता है, अबीर से, उसके बाप से, उसके वजूद से। अगर मुमकिन हो तो उसे माफ कर दे। आज रायन कुरैशी उसके आंसुओं के सामने बेबस हो गया है। हमेशा उसे लड़ते देखा है, लेकिन आज उसके आंसुओं ने उसका दिल हिला दिया है। कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई। अबीर के होंठ थरथराए। वो बोली कि उसने उसका यकीन तोड़ा है, उसका सुकून छीना है, लेकिन उसने रुककर जो साबित किया वो इंसानियत थी। शायद यही वजह है कि दिल पूरी तरह नफरत नहीं कर सका। लेकिन एक वादा चाहिए उससे। रायन ने पूछा कि क्या वादा? अबीर ने कहा कि वो कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, चाहे वो लड़की हो, नौकर हो या उससे कमजोर कोई इंसान। वो अपनी ताकत इंसानियत के लिए इस्तेमाल करेगा, जुल्म के लिए नहीं। रायन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में देखकर कहा कि वो वादा करता है। अबीर, कभी नहीं। उसने उसे आईना दिखा दिया है। उसके लहजे में पहली बार नरमी थी। वो धीरे से उसके करीब आया। उसने पूछा कि क्या वो उसे माफ कर देगी? अबीर ने हिचकियों के बीच सिर हिलाया। उसने कहा कि शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन कोशिश करेगी, क्योंकि कभी कभी माफ करना खुद को आजाद करने के लिए जरूरी होता है। रायन के होंठ कांपे। वो आहिस्ता से बोला कि शुक्रिया। फिर वो धीरे से झुककर उसके आंसू पोंछने लगा। उसने एक पल को विरोध किया, फिर खुद को ढीला छोड़ दिया। रायन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगर वो झुक रहा था तो उसने अपनी अना दिखाना जरूरी नहीं समझा। कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर चांद अपनी रोशनी से पूरे आंगन को भर रहा था, जैसे कुदरत भी कह रही हो कि जख्म भरने में वक्त लगता है, लेकिन जब सच बोल दिया जाए तो अंधेरे भी नरम पड़ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रायन और अबीर के बीच की दूरी कम होती गई। रायन ने अपने गलतियों का एहसास कर लिया था। वो समझ गया था कि जबरदस्ती से कभी मोहब्बत नहीं मिलती। उसने अबीर को पूरा सम्मान देना शुरू किया, उसके फैसलों की कदर करता, उसकी राय पूछता। धीरे धीरे अबीर का दिल भी पिघलने लगा। वो समझ गई कि रायन असल में बुरा नहीं था, बस उसे प्यार की समझ नहीं थी, घमंड में अंधा था। लेकिन अब वो बदल रहा था। कुछ महीने बीत गए। महल में खुशियां लौट आईं। रायन और अबीर के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। वो एक दूसरे को समझने लगे। रायन ने अपने राज्य में भी बदलाव किए, गरीबों की मदद करने लगा, सबके साथ इज्जत से पेश आने लगा।
एहसान साहब को अपनी बेटी की खुशी देखकर बहुत सुकून मिला। उन्हें लगा कि शायद अल्लाह ने उनकी बेटी को सही जगह पहुंचा दिया। एक दिन रायान ने अबीर से कहा कि वो उसकी सबसे बड़ी नेमत है। उसने उसे जिंदगी जीना सिखाया, इंसानियत सिखाई, मोहब्बत का असल मतलब समझाया। अबीर मुस्कुराई। उसने कहा कि और उसने उसे सिखाया कि ताकत में नहीं, नरमी में असली ताकत होती है। घमंड में नहीं, विनम्रता में असली इज्जत होती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में अब प्यार था, सम्मान था, भरोसा था। महल के बगीचे में फूल खिल उठे। चारों तरफ खुशबू फैल गई, जैसे कुदरत भी खुश थी कि दो जिद्दी इंसानों ने आखिरकार प्यार को समझ लिया। रायान अब राज्य का एक अच्छा राजा बन गया। सबका ख्याल रखता, सबकी मदद करता, और अबीर उसके साथ राज्य की सेवा करती। गरीब लड़कियों को पढ़ाती, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती।